साथियों, ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी सवाल पेश करता हूं और आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से एक बड़े आंदोलन की तैयारी है और अब तक हमने जितने आंदोलन किए हर आंदोलन सफल रहा। छापामार तरीके से हम लोगों ने हर एक आंदोलन किया, कभी भी ये घोषणा नहीं की कि इतने तारीख को हमारा आंदोलन होगा। अचानक हमने आंदोलन किए और सरकार उससे हमेशा भयभीत रही। बता के किया तो केवल एक क्रांति मार्च चल रहा है और वो क्रांति मार्च ऐसा चल रहा है कि पूरे राजस्थान की सरकार अभी उससे हिली हुई है। साथियों, अब आपको सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना और जिन्होंने फॉलो नहीं कर रखा है फॉलो भी कर लेना हर एक चीज पे, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो चुका है जिसके जरिए से हर आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास किया जाता है। और साथियों, हमारा आंदोलन सफल हो, आप सभी का आंदोलन सफल हो, हम सभी की सारी मांगे पूरी हो, यह सबसे बड़ी बात हमारे लिए सबसे पहले होनी चाहिए। तो इस बात के लिए मैं आपसे एक ही चीज की कामना करता हूं कि आप सभी साथी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग जो ट्विटर पे नहीं जुड़े हुए हैं ट्विटर पे जुड़ेंगे, आईडी बना लेंगे ट्विटर पे, वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। और साथियों, फेसबुक पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और फॉलो ज्यादा से ज्यादा करें और यूट्यूब चैनल पे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक चीज और अपडेट हम लोग इस पे जरूर डालते हैं। पहले हम सोशल मीडिया का इतना महत्व नहीं समझते थे, लेकिन अंधाधुंध आंदोलन करते थे, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि आंदोलन को और मजबूत करना है, सरकार तक और बात को मजबूती से पहुंचाना है, तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे हमें मजबूत होना होगा। साथियों, नमस्कार सभी को। सबसे पहले मैं बता दूं, जो रीट वाले साथी थे उनके साथ जो अन्याय हुआ था, जो पेपर लीक प्रकरण हुआ था, जिसमें एसओजी में मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था, अब तक धरातल पे शायद रीट के मामले में किसी ने भी कुछ नहीं किया होगा। हालांकि जब उनको पता चल गया कि इसमें ये सब कुछ होने वाला है, तो अब काफी लोग 10-15 दिन से 20 दिन से एक्टिव हुए और उनको पता चल गया कि जैसे ही भजन लाल पकड़ में आया, कुछ लोग अनशन पे बैठ गए, कुछ लोगों ने धरने शुरू कर दिए, क्योंकि भजन लाल ही मुख्य कड़ी थी जिसके जरिए से मेन लोगों को पकड़ में आना था। और साथियों, पैरामेडिकल भर्ती में भी हमने जो मुकदमा दर्ज कराया वो कोर्ट के जरिए से जाके करवाया, क्योंकि आज तक जितनी भी भर्तियों में जो भी होता है, जयन भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ, एसआई भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ, रीट भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ, पुस्तकालय सहायक भर्ती में भी फर्जीवाड़ा हुआ, पैरामेडिकल भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ, तो उनमें सब में सिर्फ एसओजी में जांच होके रह जाती है। बड़े बड़े आंदोलन होते हैं लेकिन सिर्फ एसओजी में जांच होके रह जाती है, मुकदमे दर्ज नहीं होते हैं। और मुकदमा दर्ज पहली बार हमने इस सरकार, इस 3 साल में जो ये सरकार थी, इसमें सबसे पहला मुकदमा मेरे नाम से दर्ज कराई थी एफआईआर, और वो कोर्ट के जरिए से जाके पैरामेडिकल भर्ती में हुई और फिर उसी से लिंक हमने बताते हुए रीट में एफआईआर दर्ज कराने के लिए हम लोग एसओजी पहुंचे और वही कॉमन अभियुक्त इसमें पाए गए। जो प्रदीप परासर पैरामेडिकल काउंसिल के अंदर सलाहकार के रूप में काम कर रहा था, उसी दौरान ये पैरामेडिकल भर्ती का फर्जीवाड़ा हुआ। वही प्रदीप परासर का हमने बताया गया था, जिस तरीके से कि भी हमने ही बताया कि भी कोऑर्डिनेटर वो रहा। राजीव गांधी स्टडी सर्किल वाला जो मामला हम निकाल के लाए थे, जो सबसे पहले हम लोगों ने उजागर किया था, उस राजीव गांधी जो स्टडी सर्किल है उसके अंदर कोऑर्डिनेटर सुभाष गर्ग जी भी थे, चेयरमैन मुख्यमंत्री जी भी थे, और उसके अंदर जो मुख्य रूप से एक प्राइवेट व्यक्ति यानी प्रदीप परासर को जबरदस्ती घुसाया गया और जो प्रदीप परासर था वो मुख्य रूप से इसमें मुख्य अभियुक्त अभी बन के सामने आया है और उसी पे पेपर लीक का पूरा मामला क्लियर हो गया है। तो साथियों, हमने जो एक अहम भूमिका इसमें निभाई, रीट को रद्द कराने में सफल रहे, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे फर्जीवाड़ा हुआ। बहुत लोगों के 140 से ऊपर नंबर आए, अंधाधुंध लोगों के नंबर आए और ये बहुत बड़ा दुर्गति थी, बहुत बड़ा दुर्भाग्य था जो इस सरकार ने से हम लोगों ने अभी न्याय की गुहार करते हुए बड़ी जीत हासिल की। तो रीट वाले साथियों के लिए पहली बार मैंने इतना बड़ी भागदौड़ की होगी, क्योंकि रीट मेरे परिवार के लोगों ने भी दी, मेरे साथियों ने भी दी, मेरे आस पड़ोस के लोगों ने भी दी। तो उन सभी की मांग थी कि इसमें फर्जीवाड़ा हुआ और भाई साहब आपके अलावा कोई करवा भी नहीं सकता, और हमारी जीत हुई। हमने इन दौरान खूब धरने दिए, प्रदर्शन दिए। सरकार, हमें तो ये समझ में नहीं आता, 1-2 बेरोजगार नेता लोग हैं, उनके जब भी प्रदर्शन होते हैं पुलिस के 5 लोग भी क्यों नहीं आते हैं, 10 लोग भी क्यों नहीं आते हैं? भैया, हमने तो आंदोलन की घोषणा की, हम लोग जब लड़ाई लड़ रहे थे तो पूरे गोपालपुरा से और गुजर की थड़ी तक और पूरे मामले को जब जहां से हमारी जो रैली जानी थी
कूच करना था हमें शहीद स्मारक के लिए, तो साथियों वहां पे पुलिस को छावनी बना दिया गया, पुलिस की छावनी चारों तरफ हो गई, आपने वीडियो भी देखा होगा। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों की जीत हुई और शाम को कैबिनेट का 2 बजे 3 बजे फैसला भी आ गया। उससे पहले भी हम लोग निरंतर इसमें संघर्ष कर रहे थे, ऐसा कोई दिन नहीं जाने दिया जब हमने प्रदर्शन नहीं किया। और इससे यह साबित होता है कि हमारे मेडिकल अभ्यर्थियों में सभी में मजबूती से एकता है और वो अपने रीट वाले भाइयों का भी भला करने का मादा रखते हैं। तो साथियों ये हमारी शक्ति थी, हमारी पावर थी, एकता थी, सच्चाई थी, जिसकी बदौलत ये बड़ी जीत हुई। और रीट वाले साथियों को आने वाले वक्त में न्याय मिलेगा। हमारी किसी ने भी मांग नहीं की होगी रीट रद्द की भी, दूसरी जो 60 से 70 हजार पदों की मांग एकमात्र मैंने की थी पूरे राजस्थान में, और 62,000 पदों की संख्या हुई, यानी कि हमारी मांगे मानी गई। साथियों जो आगे की घोषणा की गई थी आने वाले समय की, वो भी इसमें जोड़ दी गई। भर्तियां 20,000 32,000 पहले से थी और 10,000 नई भर्तियां इसमें जुड़ के आई, तो 62,000 अभ्यर्थियों को इसमें फायदा मिलेगा। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है। लेकिन सीबीआई जांच इस भर्ती की होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े मगरमच्छ जब तक इनमें नहीं पकड़ में आएंगे तब तक कुछ नहीं होना। तो साथियों सीबीआई जांच इस भर्ती की होनी चाहिए, इसके लिए हमारी भागदौड़ चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात मेडिकल की भर्तियों के लेके ही मैं आपके सामने लाइव आया हूं मुख्य रूप से। साथियों कि ये बात बतानी इसलिए जरूरी थी क्योंकि रीट वाले साथी भी काफी चिंतित रहते हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा देना और बता देना कि हम मेडिकल वाले किसी कम से कम नहीं है। हमारे सभी साथियों के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने में पूरी हिम्मत रखते हैं और पुरजोर तरीके से आप लोगों के हमेशा साथ है। लेकिन साथियों जो मुख्य रूप से इसके अंदर अपन लोग आते हैं अगर अगले क्रम में, तो फर्जीवाड़े का जो कानून है, यानी नकल विरोधी कानून की जो अक्टूबर में हमने घोषणा करवा ली थी, बड़ा आंदोलन था। और अपन लोगों की मीटिंग के पश्चात आपको पता है अक्टूबर के अंदर नकल विरोधी कानून जो बनाया गया, उस वक्त काफी सुझाव भी मांगे गए थे, कई बेरोजगार संगठनों से भी सुझाव मांगे गए थे। हम ही नहीं साथियों, और भी बेरोजगार संगठन थे 1-2 जिन्होंने वास्तव में इसमें मेहनत की थी। और ये नकल विरोधी कानून अकेले हमारे बल पे नहीं, सभी बेरोजगार संगठनों और हमारे मेडिकल एसोसिएशन और सभी लोगों की वजह से आया। ऐसे कोई नहीं है कि हम लोग अकेले लेके आए, सभी की मेहनत है और ये मजबूती से अपन लोगों ने इसके पक्ष रखा। ये बात है कि हम लोगों ने सभी ने अच्छी कैंपेनिंग की और नकल विरोधी कानून का अध्यादेश जल्द से जल्द सरकार लाने जा रही है 1-2 दिन में। तो बड़ी घोषणा हो सकती है साथियों, बड़ी घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन इस मामले में जो है इम्प्लीमेंटेशन होने का वक्त आ गया है। तो इम्प्लीमेंटेशन हो तो हर एक भर्ती में हमारी जो मांग थी, अगर वो मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन 100% जारी रहेगा। उसमें सबसे पहली मांग हमारी ये है कि चाहे मेडिकल की भर्तियां हो, कोई भी चिकित्सा विभाग की भर्तियां हो या अन्य विभागों की भर्तियां हो, हर एक भर्ती के अंदर एक फास्ट ट्रैक न्यायालय का गठन किया जाए। फास्ट ट्रैक न्यायालय यानी कि ऐसा कोर्ट जिसके अंदर 40 से 50 दिन के अंदर अंदर उस भर्ती से संबंधित कोई भी प्रकरण क्यों ना हुआ हो, चाहे चीटिंग का मामला हुआ हो, चाहे उस भर्ती के अंदर किसी ने कोर्ट पिटीशन दायर कर रखी हो, चाहे कोई भी कोर्ट से संबंधित मामला हो, चाहे वो चीटिंग से संबंधित मामला हो, कोई भी मामला हो, विवादों का मामला हो, 50 दिन के अंदर अंदर या 60 दिन के अंदर अंदर लास्ट उसके अंदर पूरे का पूरा जो अंडर ट्रायल में जो केस चलेगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट होके 60 दिन के अंदर अंदर उसमें सजा होनी चाहिए। और कौन गलत है कौन सही है वो भी साबित होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, जिससे 60 दिन के अंदर अंदर अगर इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो क्या है, वो भर्ती अटकेगी नहीं लंबे समय तक और 60 दिन के अंदर अंदर उसका निष्कर्ष निकल के आ जाएगा। तो ये एक कानून बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आने वाली भर्तियों के लिए जो हमारे जूनियर साथी लोग हैं उनके लिए एक बड़ा काम हो जाएगा साथियों ये। तो ये होने के लिए हमें विश्वास है कि बजट, चूंकि आप सभी को पता है कि बजट जारी होना है कल, तो आज मैं लाइव इसीलिए आया हूं आपको क्योंकि अपन लोग इतने दिन से जिन जिन चीजों के लिए लगातार मेहनत कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, देखते हैं अब कल वो होता है कि नहीं होता है। अगर नहीं होता है, हमारी जीत नहीं होती है या हमारी मांगों में कुछ कमी रह जाती है, तो हमारा आंदोलन और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा और हम एक के बाद एक सरकार पे आक्रमण करेंगे साथियों। तो साथियों फर्जीवाड़े के खिलाफ कानून यानी नकल विरोधी कानून के लिए फर्स्ट चीज मैंने बता दी कि जो फास्ट ट्रैक कोर्ट एक बनना चाहिए, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर 60 दिन के अंदर अंदर पूरा काम कंप्लीट होकर सजा भी हो जानी चाहिए। और वो जो कानून बने उसके अनुसार जो आईपीसी क्रिमिनल एक्ट लागू किए जाते हैं, वो गैंगस्टर एक्ट लागू किया जाए पूरी तरह से। और गैंगस्टर एक्ट तो लागू हो ही हो, साथ में उसके अंदर गैर जमानती कानून भी होना चाहिए। लेकिन साथियों उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि ये सब रुक जाएगा? साथियों नहीं रुकेगा,
क्यों? क्योंकि इस देश में, हमारे देश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि कानून की कोई ना कोई चाबी ये लोग निकाल लेते हैं। तो इसके लिए एक ऐसा सिस्टम भी होना चाहिए कि इसमें उम्र कैद की तो सजा होनी चाहिए, इसका प्रावधान हो, या 10 साल की सजा तो कम से कम हो। साथ में साथियों इनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व पाए जाए, और 60 दिन के अंदर अंदर उनका पूरा तय हो सिस्टम। क्योंकि अब तक जितने भी मामले हुए आप देख लीजिए इस प्रकार के पेपर लीक प्रकरण के, वो सभी लोग, चाहे अमृतलाल का मामला हुआ हो या कई लोगों का मामला हुआ हो पहले, वो सभी लोग आज वापस नौकरियों पे चढ़ गए और 2-2 महीने में जमानत करा के आ गए, और वो सस्पेंड हुए थे वो बहाल होके आ गए। क्योंकि कोई साबित तो कर नहीं सकता कि वहां से पेपर निकाला था यहां से, क्योंकि उसके कोई प्रूफ तो रहते नहीं, कैमरे के सामने तो वो सब कुछ होता नहीं है। और मर्डर में तो चलो मान लो आमने सामने कई सबूत रहते हैं, कई दिक्कतें आती है, तो मर्डर केसेस और जो आपराधिक मामले होते हैं उनमें तो फिर भी चलो इस तरीके से ये भी आपराधिक मामला ही है, लेकिन इसको क्या पूरी तरह साबित करने में आसान नहीं होता। तो पुलिस भी ढंग से मजबूती से इसमें पैरवी करते हुए मजबूत सबूत जब तक एविडेंस पेश नहीं करेगी तब तक ये मान लो उसका मामला क्लियर नहीं होगा। तो साथियों इसके अंदर जरूरी है कि संपत्ति कुर्क हो संबंधित अधिकारियों की, और अधिकारी नहीं कोई भी लिप्त पाए जाए उसकी संपत्ति कुर्क हो, साथ में संस्थान है उसकी मान्यता रद्द हो, जो एग्जाम हो वो हर एक एग्जाम सेंटर के ऊपर एक कैमरा, एक जीपीएस सिस्टम हर एक गाड़ी में जहां से भी हो जाए, और उस गाड़ी में भी कैमरा होना चाहिए। और जिस दिन पेपर का हो सिस्टम, तो सॉफ्टवेयर जैसे ही अपडेट होता है उसमें पेपर मान लो बनता है, तो वो कैमरे की नजर में पूरा काम होना चाहिए, और उसके बाद से हर पल वो सिस्टम पूरा कैमरे की नजर में होना चाहिए। और कैमरा मुख्यमंत्री से लेके, गृह मंत्रालय से लेके, सीएस से लेके कलेक्टर, एसपी, हर एक जिले का जिसके अंडर में वो चीजें हैं, और जो बोर्ड है जैसे अधीनस्थ बोर्ड है तो अधीन बोर्ड का चेयरमैन, आरपीएससी से हो रहे एग्जाम तो आरपीएससी के चेयरमैन, सभी की निगरानी में ये पूरा का पूरा सिस्टम वो एक ट्री के रूप में ऐसे नेटवर्क के सिस्टम में जुड़ा रहना चाहिए कि अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन भी देख सकता है, तो मुख्यमंत्री भी देख सकता है, तो उसके नीचे के अधिकारी भी देख सकते हैं, तो साफ साफ पता लग जाएगा कि भाई कौन गफलत करने का प्रयास कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक देख लेगा दूसरे को तो वो दूसरे की शिकायत कर सकता है। तो इस तरीके से सभी को एक दूसरे की नजरों में ये पूरी चीज रहेगी तो गालामेली का चांस कम रहेगा साथियों। तो इस तरह से होना चाहिए। प्लस जो एग्जाम सेंटर्स पे जो स्टूडेंट्स के एग्जाम होते हैं, जैसे अभ्यर्थियों के एग्जाम होते हैं, तो अभ्यर्थियों के 100 किलोमीटर के लगभग के अपन कहते हैं कि भाई एग्जाम सेंटर होना चाहिए। 100 किलोमीटर के लगभग नहीं होके एक सबसे बड़ी चीज ये हो सकती है कि जो इन्विजिलेटर हो वो गवर्नमेंट के ही लगाए जाए, उनके टीएडीए अच्छा किया जाए, और उनको कम से कम उनको बाहर भेज दिया जाए। तो इन्विजिलेटर तो 10 से 20 हजार, यानी टीचर्स तो ऐसे होंगे जिनकी ड्यूटियां, या कर्मचारी तो ऐसे होंगे जिनकी 10 से 20 हजार की ही ड्यूटी चेंज करनी पड़ेगी। 16 लाख अभ्यर्थियों की ड्यूटियां चेंज नहीं करनी पड़ेगी, तो उनको तो ड्यूटियां मतलब उनका एग्जाम का सेंटर चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो उन 16 लाख का चाहे एग्जाम सेंटर आप आस पास में रख दो, लेकिन जो परीक्षा कराने वाले लोग हैं उनका सारा सिस्टम या तो चेंज कर दो कि भाई उनको दूसरे जिले में या दूर दूर के जिलों में उनको एग्जाम लेने के लिए भेजा जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया होगी तो ज्यादा आसानी, क्योंकि वो वहीं से सेटअप होता है इन लोगों का। तो साथियों ये थी फर्जीवाड़े के खिलाफ नकल विरोधी कानून है, उसके लिए कैमरा, जीपीएस, बायोमेट्रिक, और साथियों पूरी तरह से डिजिटल वॉचिंग के अंदर ये परीक्षाएं होनी चाहिए। और कोशिश ये करो कि पेपर आधा घंटा 20 मिनट पहले ही निकले। एक चीज है कि ओमार सीट में घपले के चांसेस रहते हैं, तो उसके लिए भी एक ऐसा होना चाहिए कि ओमार सीट जैसे ही पूरी हुई उसके बाद एक डिजिटल लॉक के लिफाफे में रहे, और उस डिजिटल लॉक उसके ऊपर, और ओमार सीट के अंदर 5वां जो ऑप्शन और भरवाया जाए जिसमें नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन भी आना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं, नॉट अटेम्प्ट का ऑप्शन भी आना चाहिए, ताकि उस पर राइट मार दिया, यानी कि अगर खाली छोड़ देता तो कई लोगों को ये डर रहता है कि हो सकता है बाद में कोई मिली भगत से इसको ऑप्शन को भर लेंगे या कुछ और कर लेंगे, तो ये भी हो जाएगा कि हाँ 5वां ऑप्शन भरा हुआ है नॉट अटेम्प्ट का, तो वो भी होना चाहिए। तो साथियों इस प्रकार से फर्जीवाड़े को रोकने की हर एक कोशिश की जा सकती है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि आप लोग साथ दीजिए, ये बड़ी जीत अपन लोगों की होगी जल्द ही। अगर ये सारी चीजें करते हुए सरकार नहीं करती है पूरी तरह से तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और ज्यादा संख्या अगर अभ्यर्थियों की होती है तो अभ्यर्थियों को 4 से 5 शिफ्ट, 10 शिफ्ट जितनी भी करनी पड़े, एक शिफ्ट में लास्ट 2 लाख अभ्यर्थियों का ही एग्जाम हो, जिससे गफलत की चांस नहीं रहे, कोई गालामेली की चांस नहीं रहे। और किसी का भी कर्मचारी या उसका रिकॉर्ड अगर खराब है तो उसकी ड्यूटी किसी भी हाल में नहीं लगाई जाए, ये सबसे स्पेशल ध्यान रखना है। संस्था पे कोई भी आरोप लगाए तो उस संस्था को भी एग्जाम सेंटर के रूप में नहीं लिया जाए।
ठीक है साथियों, अब आ जाते हैं मुख्य रूप से मेडिकल की चिकित्सा विभाग की आने वाली नई भर्तियों पे और जो भर्तियां वर्तमान में चल रही हैं उनकी स्थितियों पे। फर्स्ट चीज, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती पे आते हैं साथियों। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती में जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे हो गया। आप लोगों को मैंने 25 तारीख की डेट बताई थी, वही डेट आ गई। मैंने शायद लाइव सवाई माधोपुर खड़े खड़े में ही शायद सामने ही फोन लगा के डेट के हिसाब से आप लोगों के सामने कंफर्म करके दिया था और 25 तारीख की डेट बताई थी, सभी को पता है। और वो उसी दौरान एग्जैक्ट 25 डेट ही आई, आप सभी को पता ही है इस बात का। तो साथियों फर्स्ट चीज तो ये होगी। दूसरी चीज साथियों, एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है 10,000 रुपए के इश्यू में। तो साथियों साफ कह देना चाहता हूं मैं उन नर्सिंग कॉलेजेस से, उन सभी संस्थानों से जो ये चाह रही है कि हमारे साथियों के 10,000 रुपए आप प्रति माह के खा जाओगे, तो ये दिमाग से उतार देना। क्योंकि जब इतने दिन रोका है तो सब तरीके से हम लोग हर तरीके का हथकंडे जानते, जब आप लोग हथकंडे अपनाओगे तो हम लोग भी अब अपने असली रूप में आएंगे, फिर ठीक नहीं रहेगा। हमें लग रहा था कि एनएचएम का साथ दे रहा है और आरएचएस ने भी कहा था कि जब तक एक बार एग्जाम हो जाती है उसके बाद निर्णय करेंगे इस चीज पे। लेकिन ये जो एक छोटा सा नाटक शुरू हुआ है कि फॉर्म भरते वक्त तो कुछ नहीं आ रहा है और उसकी हार्ड कॉपी आ रही है उस वक्त जो डिक्लेरेशन का आ रहा है उसके अंदर, तो मतलब जो बोर्डिंग का और लॉजिंग के हिसाब से, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत गलत ऑप्शन है। इसके लिए हम आज एमडी साहब से मिले भी थे और एमडी साहब ने एक बार यूं कहा है कि मैं इसके बारे में पूरा कंफर्म कर लेता हूं। कल वापस एमडी साहब ने हमें बुलाया है, देख लेते हैं इसमें क्या रहता है साथियों। अगर अच्छा नहीं रहता है तो सरकार के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा, आरयूएचएस के लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। और साफ साफ मैं कहना चाहता हूं, अब तक हर मुद्दे में जीत हुई है। सरकारी कॉलेजों का फंड आना है इसी सप्ताह में, वो भी आने वाला है। ये जो फॉर्म भरवाए गए हैं तो ये मान लो कि सर गवर्नमेंट राजकीय जितने भी कॉलेजेस है उनका भी आना है। तो साथियों जो प्राइवेट कॉलेजेस वाले जो ये तरीका है आरयूएचएस का, तो 100% इससे ये साबित होता है कि आरयूएचएस में जरूर 100% इन कॉलेजों से मिली भगत है और इस मिली भगत का नजारा इन लोगों ने इस हार्ड कॉपी के जरिए से दिखा दिया है। तो यह भी ध्यान रख लो कि हम किसी को अठन्नी भी नहीं खाने देंगे, क्योंकि ये हमारे मेहनत की कमाई है, हमारे सभी साथियों की मेहनत की कमाई है। और अगर 1% भी इसके अंदर चीट होती है तो मैं कह रहा हूं एसओजी में मुकदमे दर्ज कराए अब तक, अब एसओजी में भी मुकदमा दर्ज होगा, अब एसीबी में भी मुकदमा दर्ज होगा और वापस जेल जाएंगे और मैं दिखाऊंगा कि जेल कैसे जाया जाता है। हम दिखाएंगे इनको जेल कैसे भेजा जाता है। साथियों 100% जेल होगी, एक को भी नहीं छोड़ेंगे, दिमाग से उतार देना। हम हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। दिल्ली तक गए हम 10,000 वाले मैटर के लिए, कमजोर नहीं पड़ना है, किसी को भी टेंशन नहीं लेनी है। कल तक आज की और बात है, कल तक अपन देख लेते हैं कि क्या करना है। वैसे अगर ये सोच रहे हो कि ये साइन करवा लेंगे एक छोटे से उस पर फॉर्म पे और उससे ये मतलब बेवकूफ बना के, तो इससे कुछ हो जाएगा। हालांकि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, वैसे टेंशन लेने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है साथियों। लेकिन क्योंकि ये फॉर्म है और जानबूझ के इन्होंने एक तरीके से ब्लैकमेल करने का प्रयास किया, एक छोटी सी लाइन डाल के उसमें, तो ये डरने की जरूरत नहीं है। अपन लोग आंदोलन करेंगे कि अचानक से। मैं कभी भी आप लोगों को एक दिन के लिए अगर समय मांगू तो आपसे निवेदन है कि आप लोग तैयार रहे, कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। तो आपसे निवेदन है एकजुट रहे, जयपुर वाले तो खास करके इस मामले में एकजुट रहे साथियों, क्योंकि अपन इतनी आसानी से इन लोगों को खाने नहीं देंगे। अपन हर तरीके से इस लड़ाई को लड़ेंगे साथियों। और जो फॉर्म है तो अगर ये साइन करवा भी लेंगे तो इससे ये नहीं है कि ये अपने हाथ से कोई निकल जाने देंगे। 100% अपन जीतेंगे और किसी भी तरीके से जीतना पड़ेगा, अपन जीतेंगे साथियों। अपनी रणनीति है वो थोड़ी सी हम लीक नहीं कर रहे हैं इसमें, क्योंकि लीक कर देंगे तो ये लोग जागरूक हो जाएंगे। मैं अभी बहुत कुछ बता नहीं रहा हूं आप लोगों की हम क्या करने वाले आगे। तो साथियों हालांकि मैंने जगह जगह पे जहां गया हूं तो वहां जरूर मैंने अपनी रणनीति शेयर की है सभी से, और वो रणनीति 16, 17, 18 जिले हो गए लगभग, इनमें सभी में गए। वहां रणनीति लीक जरूर की थी, हमने बताई थी सभी को कि हमारे आगे क्या रणनीति रहेगी। तो वैसे ही करेंगे। एक बार बस जल्दी से आप लोग पेपर की तैयारी तो जारी रखिएगा, अचानक अगर बुलाना पड़े 2-3 दिन में कभी भी, तो आप लोग तैयार रहें, क्योंकि हम लोगों को इसमें जीतना है। हमारे पैसे इनको नहीं खाने देंगे हम, ठीक है साथियों। इसके बाद आप आ जाइए जो पोस्ट बेसिक वाले साथी हैं उनके लिए आज वापस से बात हुई, बैठक हुई साथियों। हमारा प्रयास है कि उनको परीक्षा नहीं देनी पड़े, उनका ब्रिज कोर्स मान्य कर लिया जाए। लेकिन हर जगह पे आरयूएचएस नाटक कर रही है। ये ऑब्जेक्टिव हमने कैसे करवाया हमारा दिल जानता है साथियों। कैसे भी करके आप लोगों को फायदा मिल जाए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये आरयूएचएस 20% भी रिजल्ट देती है उस वक्त। तो साथियों हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे भी करके पोस्ट बेसिक वाले साथियों का भी हो। ब्रिज कोर्स जो है वेटिंग वाले साथियों का, उसकी फाइल मंत्री जी तक पहुंच गई थी।
अभी वो भी संक्शन होके आ गई होगी, शायद साइन होके आजकल में 3 दिन 4 दिन पहले ही चली गई थी फाइल मंत्री जी के पास 591 से 92 लोगों की, तो वो फाइल थी। साथ में साथियों उन सभी साथियों का भी इसमें ब्रिज कोर्स का जोड़ दिया गया है। साथ ही जो साथी लोग पहले वंचित रह गए थे उसमें जो प्रेजेंट होते हुए भी एब्सेंट शो कर दिया था, तो साथियों उनको प्लस जो कुछ लोगों का एनआईयूएस उनका मान्य नहीं किया था जो ब्रिज कोर्स का, तो उनको भी इसमें ले लिया गया, तो वो हो गया साथियों। अब इन सभी का बैच शुरू होने जा रहा है, तो बैच शुरू होने में मैंने आपको कहा था साथियों जो ब्रिज कोर्स की जो सूची है वो जल्द जारी होगी और जो डेट है वो आप लोगों को जारी कर दी जाएगी। जहां तक है मुझे ऐसा अंदेशा है कि 25 फरवरी से लेके और 1 मार्च या 2 मार्च लास्ट, इससे पहले इसके बीच में ब्रिज कोर्स 100% चालू हो रहा है, कोई नहीं रोक सकता इस चीज को। लास्ट एंड फाइनल इस टाइम पे ब्रिज कोर्स चालू हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने प्रयास किया था कि जो ये नए वाले अभी वेटिंग वाले आए हैं तो इनकी भी ड्यूटी ये लगाना चाह रहे थे 7-7 हजार में, लेकिन हमने इस चीज को रुकवा लिया साथियों। इसमें को रुकवाने में हम लोग कामयाब रहे हैं अपन सभी लोग, तो साथियों ये अपनी बड़ी जीत है। लेकिन क्योंकि इनकी ड्यूटी अब की बार नहीं लगने देंगे, उस वक्त चलो ठीक है, फिर भी कोविड था तो हमने कैसे भी करके मामला की भी 3 महीने ये भी सोच रहे थे, इन्होंने सोचा कि 1 जुलाई से इनका बैच शुरू कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। 25 फरवरी से 1 मार्च के बीच में 2 मार्च के बीच में हर हाल में आपका ब्रिज कोर्स शुरू हो जाएगा वेटिंग वाले साथियों का। तो आप लोग तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जिन साथियों का डीवी नहीं हुआ हो गिने चुने लोगों का इनमें से, तो वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, कभी भी आप लोगों के लिए ऑर्डर जारी हो जाएगा जल्द से जल्द। और एक छोटी सी वेटिंग की सूची 219 या 20 के आसपास आ सकती है, तो आप लोग चिंतित ना हो। लास्ट एंड फाइनल 219-20 की सूची आएगी, इससे ऊपर नहीं आएगी। वैसे तो 118-19 की आनी थी, लेकिन अगर इसके अंदर कुछ एम्स वाले और जो अभी छोड़ के गए हैं उन साथी लोगों का भी जुड़ जाता है, कामयाब रहते हैं हम लोग जोड़वाने में, तो लास्ट एंड फाइनल 219-20 के करीब की सूची आने की संभावना है साथियों। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर अब आगे भागदौड़ कर रहे हैं और नई सीएचओ की भर्ती के लिए अब मैं आपको बता दूं साथियों, लेकिन एक बार पूरी पेंडिंग भर्तियों के बारे में बता देता हूं, पहले सही रहेगा। पैरामेडिकल की जो भर्तियां हैं, रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन की, दोनों भर्तियों के लिए हम अंदरूनी रूप से काम कर रहे हैं और एक बड़ी सफलता सामने निकल कर आ रही है साथियों। हम लोग उन पदों को जुड़वा नहीं पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो गई थी, उस पर वापिस ऑब्जेक्शन लग के आ गया था, वो फाइल वापिस होके आ गई थी, लेकिन हमारी फिर से बात हुई है अधिकारियों से, चूंकि वो भर्तियां आपको मैं बता दूं कई लोगों ने जो आने वाली भर्ती वाले जो अभ्यर्थी थे उनको भ्रमित कर दिया कि 369 भर्तियां हमारी में से काट ली या 83 भर्तियां हमारी में से काट ली। तो ये बात दिमाग में उतार देना कि तुम्हारी भर्ती कौन निकलवा के लाया था, ये भी पूछ लेना अपने सीनियर से। मैं ही पूरी भर्ती निकलवा के लाया था साथियों, और मुझे पता है किसने काट ली किसने नहीं काट ली, कोई नहीं काटी आप लोगों की, उल्टा आप लोगों की और भर्तियां जुड़वाने में हम लोग लगे हुए हैं। और 15 मेडिकल कॉलेजेस जो दिल्ली से हम लोग भागदौड़ करके उस वक्त हर्षवर्धन के वक्त आंदोलन करके करवा के लाए थे कि जब राजस्थान में के अभ्यर्थी बाहर जा जाके एमबीबीएस कर रहे हैं, प्राइवेट में पैसा खर्च करते हैं अंधाधुंध, तो हमारे राजस्थान में आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में क्यों ना थोड़ी कम फीस करके आधी पड़ती फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से इनसे आधी पड़ती फीस करके और एसएफएस आधार पे चाहिए एक बार के लिए आप हमारे यहाँ पे मेडिकल कॉलेज शुरू कर दीजिए। इससे लोगों के स्वास्थ्य को भी लाभ होगा, हर जिले में हॉस्पिटल भी खुलेगा, आप लोगों का नाम भी होगा और नए बेरोजगार युवाओं को मौका भी मिलेगा भर्तियों में। तो साथियों हर तरीके से प्रयास रहते हैं, हम लोग समझाने में भी मंत्रियों को पॉजिटिव रहते हैं, लेकिन आप लोग क्या है उसमें 2-4 लोग होते हैं जो उल्टी सीधी लोगों को बरगलाने का कोशिश करते हैं। किसी का रोजगार अगर आरपीएम और आरएचएस के साफ सुथरे पैरामेडिकल अभ्यर्थी जो पास आउट हो चुके उनको रोजगार मिल रहा है, तो आपको समस्या कहां आ रही है? आपके बड़े भाई अगर नौकरी लगते हैं और प्योर तरीके से लगते हैं तो उसमें दिक्कत कहां है? अब आगे की सारी भर्तियां, एक भी भर्ती उसमें कम हो जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको 369 और जो 83 भर्तियां उनके अलावा। मुझे तो कल परसों पता चली ये बात कि ऐसे ऐसे बात हो रही है, हमें पता ही नहीं था। आप लोगों के लिए नई भर्ती हम विज्ञप्ति जारी करवा लाए, अब तक एक विज्ञप्ति जारी होनी है, मतलब अभी 10-15 दिन में, और आप लोगों को अभी से टेंशन सताने लग गई। वाह यार इतने क्या स्वार्थी हो रहे हो आप लोग। साथियों आप लोगों के लिए लड़ाई जारी है और 100% अगली विज्ञप्ति जारी होने की संभावना होगी। लोगों की तो अभी पहली भर्ती नहीं हुई, 2018 वाली डेट भी अब हो रही थी, वो भी अभी देख लो क्या हालत में है। 4-4 साल हो गए लोगों को, हालत इतनी खराब है, कोई भी भर्ती 2018 के बाद अब तक पूरी नहीं हुई, अधूरी भी नहीं हुई है। केवल और केवल मेडिकल की भर्तियां है जो अब दोबारा भी रिवाइंड होके आ गई है, पैरामेडिकल की भी आ गई, सीएचओ की भी आ गई, नर्सिंग की भी नई भर्ती आ रही है। मैं बता देता हूं अभी सारी की सारी, उसमें पैरामेडिकल वाले वंचित रह गए साथियों के लिए मैं हर सांस तक लड़ूंगा, सीएम तक हम पहुंचे हैं,
उनके सलाहकारों से भी सबसे बात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि ठीक है हम तैयार हैं, आपके लिए लेटर लिखा है अपन लोगों के लिए, इंटरनली बात भी की उन्होंने ऊपर तक। और जब सीएचओ में 2310 की साथ मैंने 5500 भर्तियां जुड़वा दी, तो आप एक बात बताइए कि भाई किस आधार पे सरकार कह रही है कि भाई मैंने एक ही बात कही थी, जब 5500 उसमें जुड़ सकती है तो इसमें क्यों नहीं जुड़ सकती। तो ये जुड़ेंगे और 100% जुड़ेंगे और जोड़नी पड़ेगी सरकार को। साथियों एक नंबर बात। नंबर दो बात साथियों नंबर दो बात, प्रयोगशाला सहायक भर्ती की भी अंतिम चयन सूची अभी जारी होनी है, कुछ ही दिन में, 2-5 दिन में अभी जारी हो जाएगी। बहुत जल्द आप लोगों के लिए भी सूचना आएगी। साथियों इसके बाद मैं आपको बता दूं, जो कैडर निर्माण का कार्य है वो भी अभी वर्तमान में बहुत पुरजोर तरीके से चल रहा है। कई कैडर्स की घोषणा अभी इस बजट में भी हो जाएगी। ये बजट कल से चालू है, तो कल है बजट, आप लोगों को पता है। तो मैं पहले पूर्व संध्या पे इसलिए लाइव आया हूं कि हम जो मेहनत की और हमारी जो मांगे थी, उन सभी मांगों से सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारे वीडियो के माध्यम से सरकार तक भी ये मांगे पहुंच जाएंगी। क्योंकि बड़ा आंदोलन ना हो इसके लिए हम सरकार तक ये बातें पहुंचा रहे हैं। और हमारी ये चीजें जो नई आनी है आने वाले वक्त में बजट में, तो वो चीजें मैं एडवांस में आप लोगों को शेयर करता हूं। अगर नहीं आती है तो आंदोलन किया जाएगा बड़े स्तर पे। साथियों इसके बाद आप आ जाइए नई भर्तियों के लिए और कैडर्स के लिए। तो कैडर ओटी का भी बन के आ रहा है, फार्मासिस्ट का भी कैडर बन रहा है साथियों। और फार्मासिस्ट की जो पहले वाली भर्ती है वो भी अब एक नई भर्ती के रूप में आ रही है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं साथियों कि भाई इसमें रूल अमेंडमेंट होने की तैयारी हो चुकी है, लेकिन अपन को अब फार्मेसी वाले साथी कल मेरे से सभी के सभी मिलेंगे। मैं आपको सभी को इनवाइट कर रहा हूं, कल मिलना है। 3-4 दिन में आंदोलन शुरू करना है, बड़े स्तर पे आंदोलन शुरू करना है। अपने तैयारी कर लो, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि आधी लिखित परीक्षा वालों को दे देंगे, आधी मेरिट वालों को। यही बात अभी भी अड़ी हुई है। तो हमने ये कहा है कि आप पहले लिखित परीक्षा वालों को दीजिए, जो पहले लिखित परीक्षा से विज्ञप्ति जारी होनी थी वो आप लिखित परीक्षा वालों को दे दीजिए। बाद में जो भी भर्तियां हैं उनको आप अपने हिसाब से मेरिट से कराते रहना। एक बार आप लिखित परीक्षा वाला तो करवाइए, कम से कम जो पहले वाली विज्ञप्ति जारी की है वो तो करवाइए। बाद में जो बड़े पद उनको आप दे देना मेरिट वाले साथियों को। और बोनस अंक आपको देने के लिए हमने मना नहीं किया है। तो सभी के बीच का रास्ता निकले, इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए। तो साथियों हमें इस लड़ाई को पुरजोर तरीके से अब लड़ना है, आगे बढ़ना है। सभी अपने अपने विधायकों के पास जाइए, सभी अपने अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, लेटर लिखवाइए, लिखित परीक्षा से भर्ती होनी चाहिए। जो विज्ञप्ति में जो घर पे रह के आप लोगों ने खर्चा लगाया, इतना खर्चा किया है घर से बाहर निकल के कोचिंगों में, इसमें तो वो अपन लोगों को ये नहीं है कि वेस्ट जाने देना है। अपने माता पिता की इतनी जो साफ सुथरी कमाई है उसको ऐसे गंवाना नहीं है साथियों। तो साथियों इसके बाद आप आ जाइए, फार्मासिस्ट वाले सभी साथी तैयार रहे भैया, कल मिल रहा हूं, 100% मिल रहा हूं आप लोगों से। क्योंकि अब इतने दिन रीट वाला ये मामला था, जिस मामले में खुदे अपनी जीत हुई है और इस मामले में भी अपन जीत दर्ज करके दिखाएंगे, ये वादा है आप लोगों से। साथियों तैयार हो जाइए। मुझे पता है मेरिट पे घोषणा कर सकती है सरकार कभी भी भर्तियों की, कोई दिक्कत नहीं है, करेगी कर लेगी, लेकिन अपन लोग लड़ेंगे और जीतेंगे, 100% जीतेंगे। पुरानी जो विज्ञप्ति उसको जारी करवा के रहेंगे, किसी भी तरीके से जारी करवा के रहेंगे। क्योंकि रूल अमेंडमेंट के लिए हालांकि फाइल गई है, लेकिन अभी तक राज्यपाल के पास फाइल जा चुकी है, मैं बता दूं आपको। साथियों हमें अब चुप नहीं बैठना, भागदौड़ करनी है, मजबूती से लड़ाई लड़नी है। कोऑपरेटिव वाले का नाम लेके मेरिट आधार पर संशोधन करने की तैयारी हो रही है इंटरनली। आपको पहले बता देता हूं, आप लोगों को गुमराह किया जाने का प्रयास हो रहा है, सबसे बात लीक नहीं की जा रही है। अपन को लड़ना है, जीतना है साथियों। इसके बाद आप आ जाइए डेंटल वाले साथी, जिनके लिए नई भर्ती की इस बजट में घोषणा हो सकती है। हम लोगों ने प्रयास किए हैं, लेकिन सबसे अहम भर्तियां, नई भर्तियां जो आनी है, जो 15 मेडिकल कॉलेजेस का जो मुद्दा हमारा चल रहा था, पूरे इंडिया स्तर पे एक तरीके से हम लोग चले गए थे, दिल्ली तक गए हैं कि आप लोग 15 मेडिकल कॉलेज तो आप लोगों ने दे दिए, पहले भी आपने मेडिकल कॉलेजेस के लिए बजट दिया, लेकिन एक बार भी इन पुराने पहले वाले मेडिकल कॉलेजेस में भी नई भर्तियां, कोई गिनी चुनी भर्ती को छोड़ के अब तक नई भर्ती नहीं हुई। जितनी भर्तियां हुई सारी की सारी संविदा पे करवाते हैं, ये यूटीबी पे करवाते, 7-7 हजार में करवाते हैं। तो सरकार ने इनसे जवाब मांगा है, उस मामले के अंदर ये पहला पॉइंट बता देता हूं, और उसी जवाब का नतीजा है कि अब नई भर्तियां आएंगी, नर्सिंग ट्यूटर की भी आएंगी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी आएंगी, प्रोफेसर की भी आएंगी, हर एक नर्सिंग कॉलेजेस में। कई लोग यूं कह रहे हैं 7 प्रिंसिपल लगा दिए, तो साथियों 7 प्रिंसिपल लगाने का ये नहीं है, क्योंकि मान्यता लेने के लिए इन लोगों को एक बार के लिए तो स्टाफ वहां पे दिखाना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो स्टाफ ये लोग रिक्रूट करके उस वहां पे लाएंगे और स्थायी स्टाफ लाना पड़ेगा। 309 के करीब जो भर्तियां, 308 से 9
भर्तियां जो है वो 7 मेडिकल कॉलेजेस यानी 7 नर्सिंग कॉलेजेस के अंदर आ रहे हैं। आप लोगों को चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। जो नर्सिंग ट्यूटर वाले जो तैयारी कर रहे हैं सभी साथी लोग, हमारे सीनियर्स लोग हैं, जो भी लोग हैं आप लोगों के सीनियर्स लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग तैयारी करें। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सभी की पोस्टों पे, सभी पदों पे को सृजित किया गया। और कई लोग कह रहे हैं संविदा पे आएगी, तो बिल्कुल दिमाग से उतार दो। इस सरकार में दम है तो संविदा पे भर्ती करा के बता देना। रही बात एनएचएम की कुछ भर्तियों की, तो मैं बता दूं एनएचएम की जो भर्तियां आने जा रही है सीएचओ की नए वाली, तो उसके अंदर सरकार में दम हो तो जो है कम सैलरी में आप करवा के दिखा देना साथियों, क्योंकि वो एनएचएम के अंडर में आती है। एनएचएम केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, आपको पता है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है उसके अंदर आज तक कोई भी भर्ती स्थायी नहीं आई है, आपको पहले ही बता दूं। तो उस पर तो संविदा पे ही भर्ती आती है ऑल ओवर इंडिया ही। तो साथियों वो तो एक तरीके से मिशन है, उसमें संविदा पे ही लिए जाते हैं लोगों को, तो उसमें जो पद आ रहे हैं वो संविदा पे आ रहे हैं। लेकिन उसके अंदर जो सीएचओ की भर्ती है वो तो संविदा पे है, लेकिन उसकी पे स्केल बहुत अच्छी है, 40,000 तक उसकी पे स्केल हो जाती है वैसे देखा जाए तो। लेकिन उसके अलावा जो भर्तियां उनकी पे स्केल बहुत कम आने जा रही है। तो उस पे स्केल के लिए इस बार भर्ती होने से पहले हमें लड़ाई लड़के उसको चेंज करवाना है, और बहुत जल्द उन लोगों की पे स्केल अच्छी करवाएंगे तो ही उन भर्तियों का फायदा है। जैसे नर्सेज की पे स्केल है वहां पे 20,000 या 26,500 होनी चाहिए, होगी क्या आपको पता है? 7900 रुपए, 7900 रुपए में वापस से संविदा पर भर्ती निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस पे का विरोध इस बार पहले से पुरजोर तरीके से करना है। मैं आपको बता दूं नई भर्ती भी, स्थायी भर्ती नर्सेज की आ रही है, सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स की नई भर्ती आ रही है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं वो जो भर्ती आ रही है वो 1255 के करीब, 50 के करीब आने की संभावना हो गई है। चूंकि 600 की एक फाइल और थी, 1855 भर्तियां थी, वो भी लेस हो गई है। दूसरी चीज ये जो कोशिश है कि वो 4800 के करीब एक फाइल है, उसमें से अब देखते हैं कितनी वित्तीय स्वीकृति इस बजट में मिलती है। अगर नहीं मिलती है तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे साथियों। जो 1250 के करीब, 55 के करीब जो भी भर्ती आ रही है वो लिखित परीक्षा से आ रही है, आपको मैं पहले ही बता दूं, और लिखित परीक्षा से सरकार करवाए यही हम चाहते हैं। नियमों में हर हाल में हर एक भर्ती जो मेडिकल विभाग की वो लिखित परीक्षा से आए, ताकि कोई भी फर्जी यूनिवर्सिटी 90% की डिग्रियां बना के दे दे, और जो फर्जी डिग्रियां ले लेके एमपी से यूपी से लोग आ जाते हैं और फिर बाद में कहते हैं वो टॉपर्स में आ जाते हैं और वो रह जाते हैं। ज्यादातर बच्चे जो राजस्थान से रियल में RUHS, RPMC और यहाँ की कुछ यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पास आउट होते हैं, जो वास्तव में वैध होते हैं, वैलिड होते हैं, फिर भी उनको बाहर कर दिया जाता था। लेकिन अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां होंगी, उन सारे हर एक की परीक्षा होगी, जिसमें योग्यता होगी, जिसमें दम होगा वो सिलेक्शन लेगा, जिसमें दम नहीं होगा वो बाहर का रास्ता नापेगा। क्योंकि साथियों 12वीं की मार्कशीट कोई फर्जी बनवा लेता है, क्योंकि मेरिट आधार जब होता है तो उसमें 12वीं की भी मेरिट ली जाती है, और जो है पैरामेडिकल का डिप्लोमा या नर्सिंग का जो भी डिप्लोमा डिग्री जो भी है उसकी भी मेरिट ली जाती है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मेरिट का स्तर सिस्टम खत्म करवा रहे हैं, और जो है लिखित परीक्षा से सारी भर्तियां हो इसकी तैयारियां हैं। चाहे बोनस अंक आप दे दो, संविदा पे जो साथी लोग लगे हम उनके खिलाफ नहीं है, उनको तो आप कोई कैडर बना के और डायरेक्ट परमानेंट कर दो। और आपको कैडर बनाने का तरीका भी सरकार को हमने सुझाया है कि कैसे इनको डायरेक्टली परमानेंट किया जा सकता है। इसका भी मैंने मांग रखी थी कि उन साथियों का परमानेंट कीजिए, हम बताएंगे कैसे परमानेंट करना है आपको। लेकिन जो नई भर्तियां है सभी साथियों के लिए, फ्रेशर्स के लिए, और 10-10 साल से जो भर्तियों का वेट कर रहे हैं उनके लिए भी नई भर्ती आनी चाहिए, लिखित परीक्षा से आनी चाहिए। तो नई भर्तियां जो आ रही हैं उनकी मैं बता दूं, नंबर 1 नर्सिंग भर्ती आने की संभावना है, जिसके लिए संघर्ष चल रहा है। हालांकि 1250 के लमसम तो क्लियर हो चुका है कि आनी है। 600 की एक फाइल और क्लियर होती तो 1800 के समथिंग, नहीं तो उसमें 4800 या 4900 के करीब कुछ भर्तियां हैं। उनमें से जितनी भी अब लेस होती है, कम होती है, वो फाइल भी इसमें जुड़ जाएगी। तो वैसे तो 7-8 हजार भर्तियां हो सकती है, लेकिन कंफर्म यह है कि 1250 की तो एक फाइल क्लियर हो चुकी है, जो शायद मंत्री जी तक भी पहुंच गई होगी परमिशन अप्रूवल के लिए साथियों। तो उसमें अपन आंदोलन करके और भर्तियां जुड़वा लेंगे, ये गारंटी है। सीएचओ की जो भर्ती है उसके अंदर मैं बता दूं आपको 3538 भर्तियां हैं साथियों, जो अपन ने एक भर्ती खत्म करवा के दोबारा नई भर्ती चालू भी करवा ली है। और उसके अंदर सबसे बड़ी जीत अपनी ये होने जा रही है कि हो सकता है उसमें सीसीएच को अकेले सीसीएच को नहीं लिया जाए और सभी को लिया जाए। काफी हद तक इसमें हम लोग सक्सेस तो हो रहे हैं। प्राइम टाइम पे कोई गड़बड़ी हो जाए तो पता नहीं साथियों, लेकिन उस 3538 भर्ती में मैंने एक साथी कह रहा था वैसा आपने कहा था 5300 करवाएंगे, तो मैं आज भी कह रहा हूं, पहले भी 2310 ही आई थी सीएचओ की भर्तियां, उसके बाद 5500 जुड़वाई थी। तो इस बार भी कह रहा हूं, लिख के ले लो आप मेरे से 3538
3538 के अंदर 1800 भर्तियों के लगभग और जुड़वाऊंगा और ये भर्तियां कराऊंगा लगभग 5318। ये मैं गारंटी ले रहा हूं। भागदौड़ करेंगे, आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन भर्तियों की संख्या बाद में बढ़वाएंगे साथियों। ये आप लोगों को साथ देना पड़ेगा, लेकिन तभी अपन जीत पाएंगे साथियों। ये सीएचओ के लिए मैंने आपको बता दिया। दूसरा, संविदा की अन्य भर्तियां जो एनएचएम के अंडर में आ रही है उनका बता दिया। सभी पोस्टों पे है उसके अंदर भर्तियां जितनी भी हैं, चाहे हर एक टाइप का स्टाफ उसमें लिया जाएगा, एएनएम तक भी ली जाएगी, तो आप सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स भी उसमें ले जाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ भी ले जाएगा, काउंसलर और कई सारी पोस्टें हैं उसमें। तो सभी को आप लोगों को ध्यान रखना है कि साथ देना है। अगर उनकी तनख्वाह कम होती है तो हमें आंदोलन करके पहले ही तनख्वाह बढ़वानी है, नहीं तो एक बार लग गए तो उसके बाद ध्यान रख लेना, तनख्वाह बढ़वाने में सबसे ज्यादा जोर आता है। एक बार जो स्टार्टअप हो गया, वो इनको आदमी मिल गए ना कि इतने पैसे में आदमी मिल गया हमें, तो फिर ये नहीं बढ़ाएंगे, ध्यान रखना। और साथियों, सबसे बड़ी बात बता दूं, जो सैलरी का इश्यू जो चल रहा है एनएचएम के अंदर 15% का, और वो भी क्लियर होकर इस बजट से आ रहा है। और बहुत जल्द आप लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है। मेरे एनएचएम वाले जितने भी साथी हैं, संविदा पे लगे हुए जितने भी साथी हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी आएगी। इतना वादा है। सेकंड ग्रेड स्टाफ नर्स वाले चाहे 2016 के हों, कई कैडर्स हैं, 33 कैडर्स ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह भी बढ़ के आ रही है। हम लोग उसमें काफी सफल रहे हैं। दिल्ली तक हम लोग गए थे, उसमें भी सफल रहे हैं। तो जहां तक है, हमें जीत मिलने की पूरी उम्मीद है साथियों। आप लोग साथ बनाए रखेंगे तो हमें जरूर जीत मिलेगी। इसके बाद साथियों, नई भर्तियों के लिए और बता देता हूं, पैरामेडिकल की भर्तियां नई जो आ रही है उसके अंदर 1100 से 1300 के लगभग आने की संभावना है, और 1200 से 1400 के बीच लैब टेक्नीशियन की आएगी, और 1100 से 1200-1300 के लगभग आ सकती है आपके लिए रेडियोग्राफर की। इसमें छोटी मोटी संख्या घट बढ़ सकती है, चूंकि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, लगातार इन भर्तियों के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ये डाटा मैंने लगभग ऐसे ही अपनी तरफ से ही बताया आपको, क्योंकि हम लोग जो फाइल है वो दो टुकड़ों में जाती है। एक एक टुकड़े में तो लेस और कम ज्यादा होता रहता है। एक फाइल क्लियर हो और एक फाइल क्लियर नहीं हो पाए तो कोई गारंटी नहीं रहती। तो इसलिए जो स्थायी भर्तियां हैं वो उनकी कह रहा हूं, और लिखित परीक्षा से भर्तियां आएंगी। ईसीजी टेक्नीशियन की नई भर्तियां जो है उनमें 55 पुरानी थी, उसको और जो अभी वाली जो है इसको जोड़ के जल्दी भर्ती विज्ञप्ति जारी होगी। लेकिन शायद इसकी घोषणा कल हो पाए नहीं हो पाए, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता आप लोगों को। इसकी जल्दी विज्ञप्ति जारी कराएंगे। साथ में नेत्र सहायक की भी हमने इसमें मुख्य रूप से डिमांड रखी, क्योंकि ईसीजी टेक्नीशियन, नेत्र सहायक, ओटी और बीबीटी, इन सभी की जो भर्तियां हैं वो नई मेडिकल कॉलेजेस भी खुल रही है, उनमें हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, तो उनको भी बड़े स्तर पे पैमाने पे बड़ा किया जाएगा। हॉस्पिटलों को कई 1000 बेड भी किए जाएंगे, कई 500 से ऊपर किए जाएंगे, कई 1500, मतलब अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग जगह पे मेडिकल कॉलेजेस में वहां की जो जनसंख्या उसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल की जो सेकंड फेज में बढ़ता है। पहले मेडिकल कॉलेज फर्स्ट फेज में खोली जाती है, सेकंड फेज में उसको हॉस्पिटल खोले जाते हैं। तो साथियों, उसकी जो भी है डीपीआर बनती है, पूरा सिस्टमेटिक ढंग से काम होता है हर एक मेडिकल कॉलेज का। तो उस तरीके से फिर अब आगे देखते हैं, जैसे जैसे पद की रिक्तियां होंगी, जिस मेडिकल कॉलेज में जितना स्टाफ की जरूरत है, या नर्सिंग कॉलेज में जितने स्टाफ की जरूरत है, जैसे तो कितने स्टूडेंट्स पे कितने स्टाफ की जरूरत होती है मान्यता लेने के लिए, उतना स्टाफ अगर जैसे कहीं और से आ गया तो भी जो कम रह गया तो वो भी ली जाती है। जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स अपग्रेड होकर सेकेंड ईयर में चले गए तो और स्टाफ की जरूरत बढ़ती जाएगी, फिर थर्ड ईयर में बढ़ गए तो और स्टाफ की जरूरत पड़ती जाएगी। तो ऐसे 7 मेडिकल कॉलेज तो ऐसे हैं पहले वाले, जिसके अंदर नर्सिंग ट्यूटर्स की सख्त आवश्यकता है अभी, और प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की सख्त आवश्यकता है। उनको संविदा पे नहीं, स्थायी रूप में हम लेके आ रहे हैं साथियों। ये अब आपके सामने मेडिकल कॉलेजेस के स्टाफ की बात, तो वो भी आपके सामने बहुत जल्द मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सभी लोग आएंगे, क्योंकि टीचर्स हैं ही नहीं इनके पास, प्रोफेसर हैं ही नहीं। क्या कैसे ये अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे, कैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को सुधारेंगे। तो इस चीज को जरूरी है। तो हमने सारी चीजें वैभव गलेरिया जी के सामने भी रखी लगातार, और सीएस साहब के सामने भी रखी, हेल्थ सेक्रेटरी साहब के सामने भी रखी, मुख्यमंत्री जी तक भी पूरी बातें अपनी जा चुकी है। अपन लोग मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी जीत हो रही है। चिकित्सा मंत्री के सामने भी हमने सारी चीजें रखी है। इसके अंदर अब नई भर्ती एएनएम है, हमारे सामने जो बात हुई थी, 2 फाइलें थी, एक तो 1000-1200 की थी, एक 1800 से 2000 की फाइल थी। अगर दोनों फाइलें जुड़ती है तो 3000 तक आने की संभावना है। अगर एक ही फाइल क्लियर हो पाती है पूरी की पूरी, अभी तो तुरंत मंजूरी मिल जाए, कुछ गलती से तो और भी बढ़ सकती है संख्या, लेकिन कम से कम मेरे हिसाब से 1700, 1800 या 1500 से 2000 के बीच एएनएम की भर्ती आने की कोशिश होगी कि भाई हाँ सरकार निकाले ही कम से कम, और भी कम कर दे तो ये गलत है कि बजट से अप्रूवल नहीं मिला, इतने पदों के लिए अप्रूवल मिला, तो ये देखने की बात है। इसके बाद साथियों
डेंटल वाले साथी जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमारी भी भर्तियां निकले, तो उनके प्रवीण भाई वगैरह सभी के फोन आते रहते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं साथियों, डेंटल की भी बहुत जल्द भर्तियां आएंगी, उनके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और आप लोगों को एकजुटता की बहुत जरूरत है। आप लोग एकजुट नहीं हो, मजबूती से एकजुट हो जाओ, सभी लोग जुड़ जाओ। जितने भी डेंटल के साथी इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा जुड़े और मुझे अपने फोन नंबर जरूर भेजें, क्योंकि साथियों जब तक आप लोग जुड़ोगे नहीं, आप लोगों के लिए भर्तियां नहीं निकल पाएंगी। मैं कह रहा हूं आप लोग 200 जुड़ोगे, मैं 400 लोग आपको दूंगा, 600 लोग इकट्ठे होकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जीत हासिल करेंगे। साथियों आप लोगों को साथ आना है, मजबूती से लड़ाई को लड़ना है। लगभग 500, 450 से 500 या 550 भी हो सकती है, और नई मेडिकल कॉलेजेस में भी डेंटिस्ट की जरूरत पड़ेगी तो वो भी इसमें जुड़वाएंगे और जल्द से जल्द आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वैकेंसियां निकलवाएंगे। साथियों कुछ और बजट इसमें जुड़वाने का हमने प्रयास भी किया, लेकिन कैसे भी एक बार 400 से 500 पदों पे तो कम से कम ये भर्तियां करें, तो ये हम लोगों का प्रयास रहा है इस 7-8 दिन में। क्योंकि बजट घोषणा होनी थी तो सभी के लिए हम पुरजोर तरीके से प्रयास ज्यादा कर रहे थे, वीडियो लाइव कम कर रहे थे। ये लाइव आने से क्या मतलब साथियों, जब आपके लिए कुछ हो नहीं। जब ही आता हूं मैं लाइव, जब कुछ ना कुछ बड़ा काम करके हम लोग आपके सामने आते हैं साथियों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आप लोग साथ दें। दूसरा, जो डेंटल के अलावा जो साथी हैं, एमओ की जो भर्ती है लगभग 1200 के करीब जल्दी लेके आएंगे और आरयूएचएस को टेंडर दिया जाएगा। 1200 के करीब एमओ की भर्तियां, मेडिकल ऑफिसर की भर्तियां आएंगी साथियों, डॉक्टर्स की। तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज का, जल्दी आपके लिए भर्तियां लेके आएंगे इसमें। और एक जो काफी समय से फोन करते थे, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट से एमबीएस है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले साथी हैं, उनके लिए कोई भर्ती नहीं आया करती थी, तो उनके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। 55 भर्तियां कम से कम आएंगी। प्रबंधकीय जो स्टाफ होता है एक तरीके से हॉस्पिटल का, सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन उसमें हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले कर्मचारियों के लिए अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं आती है, तो एक तरीके से पहली ही रिक्रूटमेंट होगी राजस्थान की। 55 भर्तियां जल्द से जल्द सरकार इसके लिए मैनेजमेंट की जो है, मैनेजमेंट वालों के लिए लेके आए, ऐसी हम कामना करते हैं। हमारा प्रयास था ये लगातार की आएगी 100%। इसके अलावा साथियों जो चिकित्सा विभाग के अंदर जो कई और चीजें हैं जिनके से संबंधित भर्तियां और आनी चाहिए, वो तो आनी है। दूसरी जो काउंसिल की थी, एक बड़ी मांग फिजियोथेरेपिस्ट वाले साथियों की मेरे सामने चल रही थी। लगातार मेरे से जुड़े हुए थे साथी फिजियोथेरेपी के, वो लोग एक ही मांग कर रहे थे कि भाई साहब हमारी काउंसिल होनी चाहिए, क्योंकि डेंटल काउंसिल बनवाने में भी बड़ा अपन लोगों का योगदान रहा था उस वक्त। तो उसकी प्रक्रिया मुझे पूरी ध्यान थी, लगातार हम लोग मांग कर रहे थे, तो हम इसके लिए दिल्ली तक से भी लेटर लिखवाया था कि पूरे इंडिया लेवल से लेके यहां तक भी, और इंडिया लेवल पे भी कुछ एक काउंसिल नहीं है, जैसे पैरामेडिकल काउंसिल भी नहीं, तो इस तरीके से वो भी बननी चाहिए। तो साथ में एनएमसी में ही कम से कम इनको इन्वॉल्व कर लिया जाए, जो एनएमसी बिल है उसके अंदर ही, तो साथ में यहाँ पे फिर अपने आप जो फिजियोथेरेपी काउंसिल का भी काम आगे बढ़ेगा। फिजियोथेरेपी काउंसिल की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाते हुए जल्द से जल्द सरकार फिजियोथेरेपी काउंसिल की एक घोषणा या एक लेटर जारी करे, जिससे उनकी भी काउंसिल और वो भी रजिस्ट्रेशन करा पाए, क्योंकि वो लोगों को विदेश जाने में हो, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट की विदेश में बहुत जरूरत रहती है, या बाहर भी कोई अप्लाई करें किसी वैकेंसी में तो उनको एलिजिबल माना जाए, इसके लिए काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और राजस्थान फिजियोथेरेपी काउंसिल आनी बहुत जरूरी है, तो इसका भी जल्द से जल्द सरकार करेगी, ऐसा हमें आश्वासन दिया था सरकार ने, लेकिन अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अगर नहीं भी होते तो अपन बड़े स्तर पे आंदोलन करेंगे साथियों, इतना ही बताना चाहूंगा। बाकी साथियों ज्यादा से ज्यादा साथी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना साथियों, सभी लोगों तक जरूर पहुंचाना साथियों, ज्यादा से ज्यादा फॉलो भी करना। और साथियों एक बड़े आंदोलन की ओर हम लोग हैं, हम बता के नहीं करते, जो आंदोलन बता के करता है लगभग आंदोलन पिटता है या सरकार से मिली भगत से करता है। तो हम लोग एक बड़ा आंदोलन करेंगे, आप लोगों को तैयारी रखनी है। और आंदोलन हर चौथे पांचवें दिन मेरा आंदोलन रहता है, आप लोग देखते और रहोगे, जैसे जैसे पेज खोलोगे सभी को पता है। हर एक अधिकारी मेरी बात मानता है, क्योंकि इसलिए मानते हैं कि उनको पता है कि ये केवल धरने प्रदर्शन करके और चुपचाप नहीं बैठता, ये अटैक करता है, आक्रमण करता है, और इतना खतरनाक करता है कि अच्छे के परकच्चे उड़ा देता है, और परकच्चे उड़ा देंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। इसलिए सरकार कान खोल के सुन ले कि जयन और जिन जिन भर्तियों में धांधली हुई उनमें सीबीआई जांच करे, जयन, एसआई, पुस्तकालय सहायक और रीट भर्ती, इनकी सभी की सीबीआई जांच तो होनी चाहिए। साथ में जो है जल्द से जल्द नकल विरोधी कानून को भी जल्द अमली जामा पहनाए और उसमें मजबूत से मजबूत कानून बनाए, यही हमारी मुख्य रूप से मांग है। साथियों आपका भाई भरत बेनीवाल आप लोगों के लिए इसी तरह से लड़ता रहेगा। बस आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि साथ बनाए रखें, एकजुट रहें,
और एकजुटता शक्ति का, मजबूती का प्रतीक है। तो हमें मजबूती दिखानी है और इस लड़ाई को इसी तरह से लड़ना है। इनकलाब जिंदाबाद के साथ आप लोगों से धन्यवाद देता हूं कि आपने वीडियो देखा, और सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि बस जो नंबर है ये पूरा 9309393793 पे व्हाट्सएप जरूर करें। हम कई बार फोन नहीं उठा पाते हैं, तो इसके लिए एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि फोन नहीं उठा पाऊं मैं तो साथी लोग उठा लेते हैं। कोई ना कोई फोन जरूर उठाता है, लेकिन अब उस पर आप समस्या अपनी लिख के भेजें। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि आपका हर फोन उठे या उसका जवाब व्हाट्सएप पे तो कम से कम देने का प्रयास करें। तो जिनको जवाब नहीं मिला उनको भी हम अब 1-2 दिन में जवाब देंगे, क्योंकि आंदोलन में बहुत ज्यादा बिजी थे और लाइव थोड़ा लेट आया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। धन्यवाद साथियों। कामना है कि अच्छा बजट आएगा, आशा है कि कल अच्छा बजट आएगा। अगर अच्छा बजट नहीं आता है तो सरकार का बुरा दिन शुरू हो जाएगा।